वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। आज हम इस वीडियो में बजट 2023 में आए हुए जीएसटी के रिस्पेक्ट में अपडेशन पर डिस्कशन करेंगे। जानेंगे कि किस किस सेक्शन में चेंजेस हुए हैं या कोई नए सेक्शन ऐड करे हैं। बजट में ये सभी पॉइंट जिन पर हम डिस्कशन करेंगे वह अभी प्रपोज किए गए हैं। इन सबकी एप्लीकेबिलिटी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही इसकी एप्लीकेबिलिटी डिसाइड की जाएगी। तो आइए हम पॉइंट टू पॉइंट बजट 2023 में आए जीएसटी के रिस्पेक्ट में चेंजेस को समझते हैं। बजट 2023 में एक सेक्शन न्यू ऐड करा गया है, सेक्शन 158A। एक सेक्शन को सब्स्टिट्यूट किया गया है, सेक्शन 23। किसी भी सेक्शन को ओमिशन नहीं करा गया है, लेकिन कुछ क्लॉज या सब सेक्शन को ओमिट किया गया है। टोटल 15 सेक्शन में अमेंड किए गए हैं, जैसे सीजीएसटी के एक्ट के सेक्शन 10, 16, 17, 37, 39, 44, 52, 54, 56, 122, 132, 138 और शेड्यूल 3 और आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 और 12 में अमेंड किए गए हैं। तो चलिए हम बजट 2023 पे जीएसटी के रिव्यू करते हैं। पहले हम जो न्यू सेक्शन ऐड कर रहा है उस पर डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 158A, कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय टैक्सेबल पर्सन। सेक्शन 158 को शॉर्ट में समझते हैं। सप्लायर और रिसिपिएंट के प्रायर कंसेंट से अदर सिस्टम के साथ में कॉमन पोर्टल द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें पर्सन के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन, जीएसटीआर 3B की डिटेल, 9 एंड 9C, जीएसटीआर 9 एंड 9C की डिटेल, ई इनवॉइसेस, जीएसटीआर 1, ई वे बिल और अदर नोटिफाइड इंफॉर्मेशन शामिल की गई है। मतलब सप्लाई और रिसिपिएंट के प्रायर कंसेंट से ही अदर सिस्टम के साथ में कॉमन पोर्टल द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। यह सेक्शन 158A इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी एप्लीकेबिलिटी नोटिफिकेशन के द्वारा आएगी। सेक्शन 23 के अनुसार अब रिट्रोस्पेक्टिव डेट, सेक्शन 23 हम इसलिए देख रहे हैं अभी, तो सेक्शन 23 में जो कि बात करता है पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन पर डिस्कशन करेंगे, जो कि इस बजट में सब्स्टिट्यूट किया गया है। सेक्शन 23 के अनुसार अब रिट्रोस्पेक्टिव डेट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 से अमेंड किया गया है कि सेक्शन 22 मीन्स पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन के सबसेक्शन 1 और सेक्शन 24 मीन्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस में मेंशन कंडीशन के होते हुए भी सेक्शन 23 में मेंशन स्पेसिफाइड पर्सन को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम समझते हैं इस बजट में जिस भी सेक्शन में अमेंडमेंट आए हैं, हम उन सेक्शन पे बारे में डिस्कशन करते हैं। सेक्शन 10, कंपोजिशन लेवी, क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2A इन सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, द वर्ड गुड्स शेल बी ओमिटेड। इट मीन्स पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि अंडर सेक्शन 52 के अनुसार टीसीएस के लिए लाइबल है के थ्रू गुड्स को सप्लाई कर रहा है, गुड्स को सप्लाई कर रहा है, अब वह भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। सेक्शन 10 में अमेंड किया गया है, अब गुड्स वाले भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 16, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16 के अनुसार यदि रिसिपिएंट सप्लायर द्वारा इनवॉइस इश्यू करने की डेट से 180 डेज के अंदर अलॉन्ग विथ टैक्स पेमेंट नहीं कर पाता है, तब ऐसे केस में रिसिपिएंट ने जो आईटीसी क्लेम किया है पहले उसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया जाता था और आईटीसी के थ्रू ही उसे पेड कर दिया जाता था। लेकिन अब अमेंड किया गया है कि उस अमाउंट को जो 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया गया है, उसका जो अमाउंट आईटीसी है उस अमाउंट को विथ इंटरेस्ट कैश में पे करना होगा। सबसे खास बात है कैश में पे करना होगा और रिसिपिएंट जब सप्लायर को अमाउंट पे कर देंगे तो फिर से आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। सेक्शन 17,
जो कि अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है, उसमें वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में थर्ड शेड्यूल में नोटिफाइड एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट एक्टिविटी जिन्हें पैरा 5 जो कि बात करता है सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग में मेंशन किया गया है। अब वैल्यू ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन में पैरा 8 के क्लॉज ए सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन में नोटिफाइड एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मींस सेक्शन पैराग्राफ 5 और पैरा 8 दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक न्यू सेक्शन न्यू क्लॉज करा है अंडर सेक्शन 17(5)(a) शैल बी इंसर्टेड, जिसके अनुसार क्लॉज 5(a) टैक्सेबल पर्सन के द्वारा गुड्स सर्विस या बोथ को रिसीव किए गए हैं जिन्हें यूज किया जा रहा है या यूज किया जाना है CSR एक्टिविटी के लिए। किसके लिए? CSR एक्टिविटी के लिए। तो इस केस में ऐसे गुड्स या सर्विस या बोथ का ITC नहीं मिलेगा। सेक्शन 37 फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो कि GSTR 1 के बारे में बात करता है। अब रजिस्टर्ड पर्सन ड्यू डेट से 3 साल के बाद आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड है कि गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफिकेशन इश्यू कर सकती है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन के साथ किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को अनुमति दी जा सकती है कि वह किसी टैक्स पीरियड का रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट से 3 साल के बाद भी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश कर सकता है। सेक्शन 39 जो कि फर्निश ऑफ रिटर्न GSTR 3B के बारे में बात करता है। अब रजिस्टर्ड पर्सन ड्यू डेट से 3 साल के बाद GSTR 3B फाइल नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां भी वही कंडीशन दी गई है कि गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफिकेशन इश्यू कर सकती है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन के साथ किसी क्लास ऑफ पर्सन को अनुमति दी जा सकती है कि वह किसी टैक्स पीरियड का रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट से 3 साल के बाद भी GSTR 3B फाइल कर सकता है। सेक्शन 44 जो कि एनुअल रिटर्न के बारे में डिस्कशन करता है। अब रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए सब सेक्शन 1 के अंदर एनुअल रिटर्न फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। पहले टाइम लिमिट का बाउंडेशन नहीं था, विथ पेनल्टी और इंटरेस्ट फाइल हो सकता था, लेकिन अब बाउंडेशन लगाया गया है कि 3 साल के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। कंडीशन वही दी गई है कि गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफिकेशन द्वारा ऐसी कंडीशन रिस्ट्रिक्शन के साथ जो उसमें स्पेसिफाई की जा सकती है, रजिस्टर्ड पर्सन या क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर सकते हैं, जिसमें वह अपने एनुअल रिटर्न ड्यू डेट की एंड से 3 साल बाद भी फाइल कर सकता है। सेक्शन 52 जो कि TCS के बारे में डिस्कशन करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को स्टेटमेंट फर्निश करने की ड्यू डेट से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद सब सेक्शन 4 के अंदर स्टेटमेंट फर्निश करने नहीं दिया जाएगा, मींस GSTR 8। पहले टाइम लिमिट का बाउंडेशन नहीं था, विथ पेनल्टी और इंटरेस्ट फाइल हो सकता था। यहां भी कंडीशन दी गई है कि गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफिकेशन द्वारा ऐसी कंडीशन रिस्ट्रिक्शन के साथ जो इसमें स्पेसिफाई की गई हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या फिर क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर को परमिट किया जा सकता है कि वह उनकी ड्यू डेट्स के 3 साल बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 54 जो कि रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में डिस्कशन करता है। अब सेक्शन 54 जो द वर्ड एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली एक्सेप्टेड शेल बी ओमिटेड के बारे में बात करता है। मतलब पहले प्रोविजनली एक्सेप्टेड ITC को एक्सक्लूड करके 90% रिफंड प्रोविजनली सैंक्शन होता था, लेकिन बजट 2023 में ऐसे किसी भी प्रोविजनली एक्सेप्टेड ITC को
रिमूव कर दिया गया है। अब बजट के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट सो क्लेम, जितना अमाउंट क्लेम किया है उसका 90% रिफंड प्रोविजनली सैंक्शन हो पाएगा। सेक्शन 56 जो कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड के बारे में बात करता है। अब यहां पर पहले और अब में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि पहले भी जीएसटी डिपार्टमेंट को लेट जीएसटी रिफंड पर इंटरेस्ट देना पड़ता था, जो कि रिफंड एप्लीकेशन डेट के एंड से 60 दिनों के बाद से जब तक रिफंड पे नहीं कर दिया जाता तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन अब इंटरेस्ट उस कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन में किया जाएगा जो कि प्रिस्क्राइब की जा सकेगी। यहां पर एक कंडीशन ऐड करी गई है कि इंटरेस्ट को जो कैलकुलेट किया जाएगा वह अब कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन के साथ किया जाएगा जो कि प्रिस्क्राइब की जाएगी। सेक्शन 122 पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर 10,000 रुपए की पेनल्टी या टैक्स पेबल जो भी अधिक होगा वह चार्ज किया जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एग्जेम्प्ट पर्सन के अलावा किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विस या दोनों की सप्लाई करने के लिए अलाउ करता है, या किसी इनएलिजिबल पर्सन को गुड्स या सर्विस या दोनों की इंटर स्टेट सप्लाई करने के लिए अलाउ करता है, या जीएसटीआर 8 रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाता है तब। सेक्शन 132 पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस। क्लॉज जी, जे और के को ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 132 के क्लॉज जी, जे और के को ओमिट कर दिया गया है। क्लॉज आई में से क्लॉज जी, जे और के को ओमिट कर दिया गया है। क्लॉज 3 में एनी अदर ऑफेंस को क्लॉज बी से सब्स्टिट्यूट किया गया है। क्लॉज बी इश्यू एनी इनवॉइस और बिल। क्लॉज बी बात करता है इश्यू एनी इनवॉइस और बिल without supply of goods or service are both in violation of the provision of this act or the rule made thereunder leading to wrongful availment or utilization of input tax credit or refund of tax। क्लॉज आई वी में से क्लॉज जी और जे को ओमिट किया गया है। सेक्शन 138 जो कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में बात करता है। इस सेक्शन के क्लॉज ए के अकॉर्डिंग क्लॉज ए टू एफ ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132 था, जिसमें अब क्लॉज एच एंड आई एंड 1 ऑफ सेक्शन 132 को ऐड किया गया है। क्लॉज बी को ओमिट कर दिया गया है। क्लॉज सी में सब्स्टिट्यूट करा है, जिसके अकॉर्डिंग सेक्शन 132 के सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के ऑफेंस को इंक्लूड करा गया है। क्लॉज ई को ओमिट कर दिया गया है। सबसेक्शन 2 में सब्स्टिट्यूट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग पहले जो 10,000 रुपए और 50% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, या 30,000 रुपए और 150% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर था, अब उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व एंड मैक्सिमम अमाउंट 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व कर दिया गया है। शेड्यूल 3 में पैरा 7, 8 और एक्सप्लेनेशन 2 को 1/7/2017 से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का प्रपोजल रखा गया है, जो कि एक इंसर्टेड वाइड सेक्शन 32 ऑफ एक्ट 31 ऑफ 2018 से आया था। हालांकि पहले से पेमेंट किए गए टैक्स का कोई रिफंड नहीं होगा। पैरा 7 जो कि बताता है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। पैरा 8 का ए सेक्शन, पैरा 8 का क्लॉज है सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। क्लॉज 8 का सेक्शन 8 का क्लॉज बी सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन
और साथ में एक्सप्लेनेशन 2 भी, जो की बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ पैराग्राफ 8 द एक्सप्रेशन वेयर हाउस गुड्स shall have the same meaning as assigned to in the Custom Act 1962, 50 of 1962। अभी हमने CGST के रिगार्डिंग चेंजेस को देखा। इसी प्रकार IGST एक्ट में भी 2 सेक्शन में चेंजेस आए हैं, सेक्शन 2 और सेक्शन 12। सेक्शन 2 डेफिनेशन। सेक्शन 2 के क्लॉज 16 के अनुसार नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट मींस कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में सिचुएटेड है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस को रिसीव कर रहा है। एक्सप्लेनेशन में अनरजिस्टर्ड पर्सन में पर्सन जो अंडर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट 2017 के क्लॉज VI में रजिस्टर्ड है को भी इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 24 क्लॉज VI मीन्स पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 whether or not separately registered under this act। सेक्शन 2 के क्लॉज 17 में से essentially automated and involving minimal human intervention वर्ड को ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 2 के क्लॉज 17 में से एक लाइन हटी गई है, essentially automated and involving minimal human intervention वर्ड को ओमिट कर दिया गया है। IGST का सेक्शन 12 जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इज इन इंडिया के बारे में बात करता है। बजट में सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट के सब सेक्शन 8 के प्रोविजन को ओमिट कर दिया गया है, जिसके कारण जहां सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों की लोकेशन इंडिया में है और गुड्स को इंडिया के बाहर सेंड किया जा रहा है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स को लिया जाएगा। लेकिन अब बजट 2023 के आधार पर सेक्शन 12(8) के प्रोविजो को ओमिट करने के बाद नाउ यदि गुड्स को इंडिया के बाहर सेंड किया जा रहा है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आएगा और उस पर GST एक्ट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 पैरा 8 सबसेक्शन 8 के प्रोविजो के अकॉर्डिंग। आज हमने बजट के रिगार्डिंग CGST एक्ट और IGST एक्ट दोनों के अकॉर्डिंग जहां जहां भी चेंजेस आए हैं या अमेंडमेंट आए हैं, सब्स्टिट्यूट आए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करा है। आपको यदि कुछ भी इससे रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो आप हमारे बताए हुए मेल ID पर आप इसे सेंड करें, हम इसे इनके उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लॉ लीजेंड्स टीम की तरफ से धन्यवाद।